नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने नवाचार किया है। होम वोटिंग की सुविधा इस बार वोटर्स को दी जा रही है। कल से राजस्थान विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को ये सुविधा मिल रही है। कल से प्रदेश भर में होम वोटिंग की शुरुआत की जाएगी। तो बताते चले कि 62,927 पात्र मतदाता हैं जिन्होंने आवेदन किया है। ये भी बता दें कि सिर्फ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता को ये मौका मिला है। चुनाव आयोग की ओर से नवाचार किया गया है कि इस बार वो घर बैठे ही अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। कल से इसकी शुरुआत होगी। इसके पहले आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब कल से इसे लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए होम वोटिंग शुरू की जाएगी। 62,927 पात्र मतदाता हैं जिन्होंने होम वोटिंग की सुविधा के लिए आवेदन किया है। इसमें बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, पहला मौका जब बुजुर्ग और दिव्यांग घर से मतदान कर रहे हैं, क्या तैयारी विभाग की ओर से? जी बिल्कुल जी देखिए, निर्वाचन विभाग ने पूरे राजस्थान में इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया है जो कल से ही होम वोटिंग का काम शुरू कर देगी। जो कि पहले बैलेट पत्र से मतदान करवाया जा रहा है, जिसमें जो 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं या फिर जो 40% से ज्यादा दिव्यांगता झेल रहे लोग हैं, तो वो लोगों ने आवेदन किए थे। करीब 62,000 से ज्यादा जो है मतदाता पूरे प्रदेश भर में हैं, जिसमें आप देखें कि 22 एक सीट है जिसपे सबसे ज्यादा मतदाता हैं राजस्थान में। और इसी तरीके से अलग अलग जगह इसमें मतदान करवाया जाएगा। 7,000 करीब मतदाता राजधानी जयपुर में हैं और ये पहला चरण जो है 14 से 19 नवंबर तक चलेगा, जिसमें मतदान के लिए जो पोलिंग पार्टी है बाकायदा बैलेट पत्र लेकर के गुप्त रूप से घर पे जाएगी और गुप्त एक तरह से मतदान कराया जाएगा, जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार हैं, वो मतदान कर सकेंगे। ये अपने आप में एक अलग तरह की पहल है जो इससे पहले कभी एक पूरे चुनाव में नहीं की गई थी। इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन पहली बार होम वोटिंग राजस्थान विधानसभा चुनाव में की जा रही है। और एक देखा जाए तो मतदान का पहला चरण भी, हालांकि जो सामान्य मतदान है वो 25 नवंबर को किया जाना है पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन जो मतदान की प्रक्रिया है एक तरह से उसका शंखनाद कल हो जाएगा, जिसमें 14 से 19 नवंबर तक ये पूरा काम होगा। और आप देखिए कि उसके बाद में एक दूसरा चरण भी होगा। अगर इस पूरी पहल के अंदर कोई आदमी रह जाता है या उस तक मतदान पार्टी नहीं पहुंच पाती है बुजुर्ग के पास में, तो उनको 20 और 21 तारीख को दूसरे चरण के द्वारा जो है दोबारा कोशिश की जाएगी कि वहां तक पहुंचे और उनसे मतदान करवाएं। जो भारत निर्वाचन आयोग है उन्होंने कहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये नवाचार राजस्थान में कल से शुरू होगा। जो पोलिंग पार्टीज हैं वो सुबह से ही रवाना शुरू हो जाएंगी और करीब ये देखिए कि 7,000 मतदाता राजधानी जयपुर में हो। पूरे प्रदेश के अंदर 62,000 के करीब मतदाता इसमें हैं। बिल्कुल, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक नया नवाचार किया गया है और निश्चित तौर पर इससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी बहुत राहत मिलेगी अरबाज, क्योंकि सुबह सुबह जब हम तस्वीरें देखते थे बुजुर्ग पोलिंग बूथ तक पहुंचते थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग और दिव्यांग ऐसे भी होते थे जो नहीं जा सकते थे, जो सक्षम नहीं थे। अब उन्हें भी निश्चित तौर पर सहूलियत मिलेगी। कहीं कोई चूक ना रह जाए, कमी ना रह जाए। अरबाज, इसे लेकर क्या खास तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए, पिछले एक महीने से लगातार जो राजस्थान में बीएलओज हैं उनकी बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर देखा जाए जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा अलग अलग जगह इसके लिए विशेष ट्रेनिंग सत्र रखे थे। हमने पहले भी इसको कवर किया था, जिसमें उन्हें सिखाया जा रहा था कि किस तरह से घर पे जाना है, किस तरह की इंक इस्तेमाल करनी है, इसके लिए बैलेट पत्र कौन सा होगा और इसमें कोई एरर ना हो, क्योंकि उन्होंने एक तरह का मॉक पोलिंग पहले करके देखी है ताकि इसमें किसी भी तरह की खामी को, पहला मौका है जब घर पर ये पहुंचेंगे, लोग अपने घरों से ही मतों का प्रयोग कर सकेंगे जिन्होंने आवेदन किए हैं। ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो तैयारियां भी खास होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जयपुर में 19 नवंबर को रोड शो करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जो रोड शो करेंगे और इसे लेकर
कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जोर शोर से तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। राहुल गांधी 19 की शाम 6 बजे गोविंद देव जी मंदिर से रोड शो की शुरुआत करेंगे और 532 सर्किल तक ये रोड शो निकालेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस रोड शो में शामिल होंगे। रात 8 बजे राहुल युवाओं से भी संवाद करेंगे। देश में नफरत के वातावरण को हटाने के लिए राहुल गांधी जी का मुहिम है कि वो प्यार मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। हम उनका स्वागत पलक पावड़े बिछा के करें। राहुल गांधी जी का जयपुर रोड शो होगा, वो एक ऐतिहासिक रोड शो होगा। गोविंद देव जी के मंदिर से राहुल गांधी जी जलेब चौक से यात्रा शुरू करेंगे। पहले गोविंद देव जी के मंदिर पे सारे प्रत्याशी उनके संग प्रभु का आशीर्वाद लेंगे। जयपुर का राजा देव है, जलेब चौक के अंदर मीटिंग होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। तो वहीं पूर्व बीजेपी सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे डॉक्टर राम प्रताप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर राम प्रताप ने ईआरसीपी मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी डीपीआर पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, ना ही मध्य प्रदेश सरकार से सहमति हासिल की। वहीं एमपी सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। साथ ही उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर ईआरसीपी मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है। सुनिए क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी का बार बार रेफरेंस देते हैं। मेरे पास में डॉक्यूमेंट पड़े, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। विचार करने का मतलब ये तो आप नहीं कह सकते कि उसको आउट ऑफ जाके नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर वो क्वालिफाई करता है तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। और करने के लिए जो इनका काम था, अगर नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करे या नहीं करे वो भविष्य की बात है, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उस प्रोजेक्ट की है डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और उसके साथ साथ जिस स्टेट से पानी आएगा, नदियां आ रही हैं, उस स्टेट की सहमति लेना। अब नहीं तो मैं खुद ऑर्डर करके गया हूँ उसके डीपीआर के। 5 साल में उन्होंने डीपीआर को हैंडल ही नहीं किया। और अब खबर धौलपुर से है, जहां विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा सरमथुरा थाने पहुंचे और बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। विधायक बैरवा ने गाड़ी में तोड़फोड़, फायरिंग और जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया है। बैरवा ने बताया कि बड़ी मुश्किल से पीएसओ ने रिवॉल्वर निकालकर जान बचाई। सरमथुरा उपखंड के भीमनगर का यह पूरा मामला है। नहीं होता तो निश्चित रूप से कल बहुत बड़ी वारदात अंजाम होती। ये मेरे जो परिवार के लोग थे, जहाँ मैं गया था, राम खिलाड़ी के परिवार के लोग, ये भी सब बहुत भयभीत हो गए, तकलीफ में आ गई। और जिस तरह से दरवाजे पर लात और पत्थर मारे गए, ऐसी स्थिति में मेरे पीएसओ को ये रिवॉल्वर निकाल कर ये चेतावनी देनी पड़ी कि अगर किसी ने भी दरवाज़ा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं आत्मरक्षा के लिए, साहब की आत्मरक्षा के लिए मैं गोली चला दूँगा। शायद उस बात को से वो धमकने के बाद में ये वहीं रुके रहे। खबर बाड़मेर से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ये हादसा धोरी मन्ना इलाके में नेशनल हाईवे 68 पर ट्रेलर और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत से हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार महाराष्ट्र से जैसलमेर घूमने जा रहा था। हादसे में दंपति समेत 3 बच्चों की जान चली गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। एर्टिगा कार महाराष्ट्र की पार्टी थी, 2 गाड़ियाँ थे एर्टिगा और एक दूसरी क्रेटा गाड़ी। दोनों पार्टी जैसलमेर घूमने के लिए जा रहे थे। दोरीमीना से 10 किलोमीटर दूर सुरते की बेरी के पास पहुँचे। सामने से एक टेलर, गुजरात नंबर का टेलर, तेज व लापरवाही गति से आया और उस एर्टिगा गाड़ी के टक्कर मारी। एर्टिगा गाड़ी में 5-6 व्यक्ति थे कुल, जिसमें से 3 बच्चे, एक औरत और एक व्यक्ति चालक की मृत्यु हो गई।
तो वहीं डूंगरपुर जिले की ओबरी पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मोरन नदी में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। दरअसल 10 नवंबर को पुलिस को मोरन नदी में वृद्ध महिला का शव मिला था, जिसकी जांच में पुलिस ने पाया कि वृद्ध महिला से एक दंपति ने ब्याज पर पैसे लिए थे। पैसे के लेन देन के विवाद बढ़ने पर दंपति ने वृद्धा की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। वहीं पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये महिला ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी और आस पड़ोस के लोगों को पैसे दिया करती थी। इस आधार पर मुखबिरी और लगाई गई और देखा गया है 6 तारीख को ये कहाँ गई थी और इसने किस किस को पैसा दे रखा है। उस पर ध्यान आया कि वासिला गांव के गजू पिता मनु पाटीदार दामोर को भी इसने पैसे उधार दिए। उधर दौसा के गोठड़ा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक युवक का शव दर्दनाक तरीके से पेड़ से टंगा मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस, एफएसएल और एमओबी की टीमों ने जांच पड़ताल शुरू की, शव को नीचे उतरवाया। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि मृतक पर महिला के अपहरण का मुकदमा बस्ती थाने में दर्ज हुआ है। तब से युवक कुछ महीने से फरार चल रहा था। युवक का शव मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे। वहीं पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने मृतक युवक की हत्या में गुमशुदा लड़की के परिजनों के हाथ होने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। ये बॉडी हमारे पास आई थी मरीज की, मोहन लाल नाम है इसका, सन ऑफ रामजी लाल। ये भैरवा वाला गोटरा से आया था, 22 साल का युवक था। इसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और इसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। गले पे निशान था रस्सी का और हाथ के भी जो इसने रस्सी को खींचने की कोशिश करी है उसके निशान है। और दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद प्रदेश में कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता चला जा रहा है। कल दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर सामान्य था, लेकिन रात भर हुई आतिशबाजी के बाद आज प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। राजधानी जयपुर में दिवाली के रात से ही प्रदूषण की चादर नजर आने लगी थी। आज प्रदूषण के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश के 5 शहरों में 3 गुना ज्यादा प्रदूषण रहा, जिसमें धौलपुर सबसे प्रदूषित शहर रहा। राजधानी में प्रदूषण का स्तर 2 गुना हो गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव कल मनाया जाएगा, लेकिन आज भी कई जगहों पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर के चित्रकूट धाम में अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस दौरान यहां 800 व्यंजन बनाए गए, सबका भोग लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान की खूबसूरत झांकी सजाई गई और रोशनी से मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया। कर रहे हैं अपने आराध्य को और उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर कतारों में। तो उधर राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर के गोवर्धन चौक में गोवर्धन पर्वत लगाया गया। तिलकायत राकेश महाराज और गोस्वामी विशाल बाबा ने गोवर्धन की विधिवत पूजा अर्चना की और पारंपरिक तरीके से रस्मों का निर्वहन भी किया। नाथुवास गौशाला से पहुंची श्रीनाथ जी की विशेष गाय ने अपने पैरों तले कुचलकर गोवर्धन मान मर्दन की परंपरा निभाई। उधर नाथद्वारा की गलियों में गौ क्रीड़ा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खबर सीकर से है। सीकर के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी प्रत्याशी श्रवण चौधरी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस मौके पर सीकर सांसद सुमिधानंद सरस्वती ने बीजेपी प्रत्याशी श्रवण चौधरी को लेकर दावा किया कि समर्पण और जुझारूपन से ओतप्रोत श्रवण फतेहपुर के विकास की गंगा बहाएंगे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, जनजीवन घोटाला और अन्य भ्रष्टाचार की जांच सरकार बनते ही करवाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। राम राम सा आप सबको भी।
और आपके माध्यम से पूरे फतेहपुर वासियों को, सीकर वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। दूसरा ये चुनावी सभा थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक शिक्षित उम्मीदवार दिया है शरण चौधरी के नाम से, तो हम उनके समर्थन में यहाँ सभा करने आए। जिस तरह का जोश हमने सभा में देखा उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब की बार भाजपा जीतेगी फतेहपुर से। 7 प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हैं और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अर्जुन मेघवाल साहब की डिमांड है और आज फतेहपुर में है, इस तरीके से इस महत्व को आगे लेकर तमाम कार्यकर्ता उत्साहित आपको आने के इसलिए प्रचार करने आए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये इनका जो खुशबू है ना वो सब जगह फैल रही है धीरे धीरे, और मतदाताओं में जाएगी वो खुशबू। निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी फतेहपुर से। पूरे स्टेट को लेकर के क्या व्यूज है? 10-12 दिन बचे हैं चुनाव प्रवान करने। देखिए, स्टेट के लिए आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। देखिए, जल जीवन मिशन के बारे में तो कांग्रेस पार्टी ने खुद स्वीकार किया है। जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, अगर सरकार चाहती तो घोटाला नहीं होता। और सरकार में मुख्यमंत्री के साथ साथ में विधायक मुख्य घटक हुआ करते हैं। विधायकों का कर्तव्य बनता था कि जाकर के कार्यों की जांच करते और वहाँ गड़बड़ नहीं होती। मैं खुद लिखित में कलेक्टर को देता रहा हूँ, मुख्यमंत्री को रहता रहता हूँ, इन गाँव के अंदर गड़बड़ हुई है, किसी विधायक ने कभी जांच करने की हिम्मत नहीं की, तो कहीं न कहीं उसमें दाल में काला दिखाई दे रहा है। कोटा जिले की 6 विधानसभाओं में से सबसे हॉट सीट है कोटा उत्तर सीट, जहां इस बार मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। कोटा उत्तर विधानसभा से कतावर नेता और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और बीजेपी के प्रहलाद गुंजल के बीच चुनावी टक्कर होगी। दोनों नेताओं का अपना जनाधार है। ऐसे में कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, ये देखना इस बार दिलचस्प होगा। % रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो देश में किसी भी राज्य में जो है जो उपलब्ध नहीं करवाएगी। 25 तारीख को कोटा ही नहीं, राजस्थान की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक नेताओं के बीच इस तरीके की बयानबाजी होना लाजमी है, लेकिन कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के बीच आरोप प्रत्यारोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसकी वजह है दोनों नेताओं का अपना जनाधार होना। 2018 की तरह एक बार फिर दोनों नेता एक दूसरे के सामने होंगे। एक तरफ शांति धारीवाल सरकार की योजनाओं के साथ जनता के बीच जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे। यानी कहा जा सकता है कि कोटा उत्तर सीट पर दो दिग्गजों के बीच बिग फाइट होने वाली है। 2018 के चुनाव में जहां शांति धारीवाल प्रहलाद गुंजल को पटखनी देने में कामयाब हो गए थे, वहीं इससे पहले 2013 के चुनाव में प्रहलाद गुंजल ने जीत का स्वाद चखा था। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। शांति धारीवाल को भरोसा है कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जबकि बीजेपी को भरोसा है कि सरकार का वक्त पूरा हो चुका है। 100% रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो देश में किसी भी राज्य में जो है जो उपलब्ध नहीं करवाएगी। तो इतनी महंगाई के विरुद्ध आदमी की इतनी बड़ी मदद अगर कोई सरकार करती है, कोई राज्य सरकार करती है, तो निश्चित तौर पर क्यों नहीं उसका लाभ मिलेगा। जो महंगाई बढ़ी है और जो बेरोजगारी बढ़ी है वो केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ी है, लेकिन राज्य सरकार जो है गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ आई और आकर के जो है उन्हें मदद करने के लिए इन योजनाओं को जो है चलाया। और पिछले 3-4 महीने से तो आप कैंप लगाकर राहत प्रदान कर रहे हो लोगों को, पेंशन बढ़ा रहे हैं और नाना प्रकार की योजनाएं हम लोगों को राहत देने के लिए ला रहे हैं। भगवान के लिए गरीब कच्ची बस्तियों में जा रहा हूं, 3-3, 4-4 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं है, उपभोक्ता भंडारों के पास दवाइयां नहीं है, पीडब्ल्यूडी और कई सारे डिपार्टमेंटों में यूआईटी और इनमें ठेकेदारों के बिलों का भुगतान 6-6 महीने से रुकना शुरू हो गया है। सरकार की माली हालत किस प्रकार की हो गई। आपने व्यर्थ की योजनाओं पर सरकार के सारे खजाने को लुटा दिया। केवल सत्ता में आना आपका मकसद है, खजाना बर्बाद हो, खजाना लुटे, जनता बाहर में जाए। शांति धारीवाल हो या फिर प्रहलाद गुंजल,
दोनों ही जी जान से जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोनों की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये सबके सामने है कि दोनों नेताओं को टिकट के लिए अपनी ही पार्टी में लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अब दोनों सियासी सूरमा जनता के बीच में हैं। ऐसे में किसकी नैया पार लगेगी और कौन मझधार में ही अटक जाएगा, इसका फैसला कोटा उत्तर की जनता करेगी। गुंजल और धारीवाल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की कमी और खूबी बखूबी जानते हैं। गुंजल को पता है कि ये चुनाव उनके लिए करो या मरो का है, तो धारीवाल भी जानते हैं कि ये जीवन का आखिरी चुनाव है, इसलिए इस बार जीते तभी वो जनता के बीच में अपनी शोहरत और बुलंदियों को कायम रख पाएंगे। इसलिए जंग बड़ी है, देखना है कोटा उत्तर की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। उधर डूंगरपुर में आगामी चुनावों को लेकर एफएसटी और बीछीवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी तेज कर दी है। गुजरात से आ रहे वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से 26,70,000 कैश जब्त किए गए। साथ ही पुलिस ने कार चालक समेत 4 को डिटेन किया। चेकिंग के दौरान कार की तलाशी में 3 बैग से कैश भी मिले हैं। कार सवार लोगों ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया है, जिसे लेकर पुलिस ने कैश जब्त करते हुए आगे जांच शुरू कर दी है। उधर कोटा के इंडस्ट्रीज एरिया रोड नंबर 2 स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में प्लास्टिक और केमिकल का सामान होने के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर 1 दर्जन दमकल आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिल सकी। प्लास्टिक और केमिकल के चलते आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। आग से फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा है। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में लोगों को अलर्ट किया गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी जमावड़ा लगा है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्लास्टिक और केमिकल की ये फैक्ट्री जहां पर आग लगी है और लाखों का नुकसान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आसपास लोगों के घर हैं और ये आग बुझ नहीं पा रही है, क्योंकि इस फैक्ट्री में केमिकल रखे हुए हैं। ऐसे में आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए भी लगातार मुश्किल भरा है। हालांकि 12 दमकल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग किस तरीके से लगातार भयावह रूप लेती हुई नजर आ रही है। आसपास आग ना फैले, इसे लेकर कोशिशें लगातार जारी है। और निर्वाचन विभाग के समन्वय से विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा महज 35 दिनों में की गई कार्रवाई में पिछले चुनाव के मुकाबले 842% ज्यादा जब्ती की कार्रवाइयां की गई। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में 592 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग की टीम, कस्टम विभाग, राज्य जीएसटी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा अवैध नकदी, अवैध शराब, बहुमूल्य धातुओं और अन्य सामग्री के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि इनका इस्तेमाल निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, इसमें शामिल एजेंसियां मामले में सख्ती बरत रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।